हेडिंग दो ईस्टर, हेडिंग दीजिए ईस्टर, है ना। जहां तक नेमिंग और इंट्रोडक्शन पार्ट है वो खुद देखना है, नेमिंग एंड इंट्रोडक्शन। सर वो एक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी भी खुद देखना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया था कुछ, तो भी कार्बोलाइलिक एसिड या फिर ट्राई कार्बोलाइलिक एसिड, वो कैसे किया उसका नेमिंग में? चेक करते हैं, देखते हैं। ये दोनों पार्ट होमवर्क जैसा ले लो कि ईस्टर में आप बेसिक इंट्रोडक्शन की ईस्टर स्वीट स्मेल होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट, और आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं अगर ईस्टर का बात करें तो ये ऐसा है। तो सबसे पहले लिखते हैं अल्काइल, अल्काइल R2 से लिखा जाता है, ठीक है। फिर अल्कानोइड, अल्काइल, इस अल्क वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन होता है n+1, n नंबर ऑफ कार्बन R1 में, नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है ना। तो मान लो इसमें n कार्बन एटम है, तो टोटल अल्कानोइड में n+1 होगा। समझ में आ रहा है? अल्काइल, अल्कानोइड, ये दोनों पार्ट एनसीईआरटी और कोई भी रेफरेंस बुक है बच्चे वहां से देख के पढ़िए। नेमिंग ऑफ ईस्टर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईस्टर, है ना, किसी भी बुक से पढ़िए। ईस्टर का फर्स्ट मेंबर बच्चे ये होता है, देखो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईस्टर। पता है R1 को तुम H रख सकते हो, लेकिन R2 को H रखोगे तो एसिड हो जाएगा। R1 को H रख सकते हो, R2 को H नहीं रख सकते, अदरवाइज वो एसिड हो जाएगा। इसका नाम है मिथाइल मिथानोइड, मिथाइल। ये सेकंड मेंबर, जरूरी नहीं यही सेकंड मेंबर होगा, इधर तो तुम कार्बन बढ़ा ही सकते हो जितना बढ़ाना चाहो। ये क्या है? मिथाइल मिथानोइड, एक कार्बन है, यहाँ पे देखो दो कार्बन है, 1 और 2, मिथाइल इथेनोइड। समझ में आ रहा है? बोलो, अगर यहाँ पे ऐसा होता तब बताओ। आइसोप्रोपाइल इथेनोइड, आइसोप्रोपाइल नहीं लिख सकते, दिक्कत नहीं है। या फिर तुम चाहो तो N मिथाइल इथाइल, इसको क्या लिख सकते हो, है ना, 1 मिथाइल इथाइल, ये ब्रैकेट में रहने दो, फिर इथेनोइड, ठीक है। या फिर तुम बोल सकते हो इसको क्या, हाँ, आइसोप्रोपाइल इथेनोइड, आइसोप्रोपाइल इथेनोइड, ठीक है। तो कम से कम ईस्टर का 10-20 क्वेश्चन नेमिंग वाला, अच्छे वाले क्वेश्चंस करने हैं, एट द सेम टाइम फिजिकल प्रॉपर्टी करने हैं। ईस्टर में अगर ये वाला पार्ट हो गया तो इसका नाम बताओगे क्या होगा अगर इस ईस्टर का बात करें तो? मिथाइल बेंजोएट या फिर मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, दोनों ही सही है। इसको मिथाइल बेंजोएट या फिर मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट बोल सकते हैं, ठीक है। लिख लेना दोनों नाम। सर अगर एक पैरेंट कार्बन चेन में ये दो होंगे, दो ईस्टर्स होंगे, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? देखते हैं, पहले ये लिखो मिथाइल क्या, बेंजोएट, या फिर मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। समझ में आ रहा है? तो ईस्टर का जब भी नोट्स बनेगा, इवन एसिड हैलाइड का भी नोट्स बनता है, तो तुम्हें ये दोनों चीजें लिखनी थी उधर, है ना। उसको बोलते हैं फाइनल नोट की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी थोड़ा बहुत याद है, नेमिंग भी अच्छे से आता है एसिड डेरिवेटिव का, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कर लिया, है ना। एनसीईआरटी में कम से कम ऐसे सारे ईस्टर ढूंढ लिए जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? देखो नेमिंग में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होता है, जो तुम पूछ रहे हो उसको एक बार देखना समझना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ, बस इतना है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो तो पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईस्टर
कर सकते हैं। देखो जो मेन क्लासरूम में पढ़ाई शुरू होगी वो है आपका प्रिपरेशन लिखो, ये थर्ड पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर का जो मेन प्रिपरेशन का मेथड है बच्चे, हम लास्ट क्लास मैकेनिज्म भी सीखे थे अगर आपको याद होगा तो, अल्कोहल एंड एसिड याद है, H प्लस कैटलिस्ट होता है, यहाँ पे बन जाता है क्या, ईस्टर एंड वाटर। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी डिस्टरिफिकेशन था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये नहीं है। डिस्टरिफिकेशन एसिडिक मीडियम इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इज आल्सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, वो काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसमें बस इतना याद रखना है कि रिएक्शन में टाइम टू टाइम इसको हटाने का जरूरत पड़ता है, अदरवाइज बैक हो जाता है रिएक्शन। वाटर को हमेशा हटाना चाहिए जो बन रहा है, अगर ईस्टर की यील्ड बढ़ानी है तो वाटर को हटाना चाहिए। इसका शॉर्टकट हमने क्या लिखा था अगर आपको याद होगा तो, कल मैकेनिज्म लिखा था, दोबारा एक बार बता रहा हूँ, हालांकि डिस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म लिखा था। स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म में आप ऐसे लिख लेना, वाटर एसिड का क्या जाता है OH और अल्कोहल का H जाता है। हाँ, यही मैं आज पढ़ रहा था तो उसके अंदर कोई डाउट आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा बेटर बेस एसिड है, तो इसके अंदर वो बेस जैसा क्यों एक्ट करते हैं हम लोग के रिएक्शन? मैकेनिज्म देखो मैं बताता हूँ, है ना, मैकेनिज्म इसका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक्चुअली एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसको पहले प्रोटोनेट किया जाता है, मतलब इस तरह से टेक्निक है कि पहले इसी को प्रोटोनेट किया जाता है, डायरेक्ट अल्कोहल नहीं आता, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोटोनेट करते हैं। और ये लास्ट क्लास बताया था कि H प्लस कहाँ जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड इस वाले O पे या इस वाले पे, तो इनफैक्ट ये लोन पेयर H प्लस को अपने पास बुलाता है, और पहला स्टेप कहीं ना कहीं एसिड बेस रिएक्शन है ना, ऐसा बन गया। इस प्रोसेस में पता है इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ गई, है ना। सेकेंड स्टेप में अब मान लो ये प्रोसेस हो गया, एसिड को H प्लस में रख के ये करा लिया, उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें अल्कोहल डाल रहे हैं, ऐसे उस सिस्टम में फिर अल्कोहल डाल रहे हैं। तो अल्कोहल का जो OH है, अल्कोहल का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है, समझ में आ रहा है। इसको तुम यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, Sn2TH जैसा ही बात है कि आया फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। अब यहाँ पे R1 इधर क्या है, OH है, इधर भी OH है, और यहाँ OR2 इस पे प्लस है। आप मानते हो इस बात को, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर जब यहाँ गया तो ये प्लस और ये माइनस, लेकिन ये माइनस फिर इधर चला गया तो ये दोनों न्यूट्रल हो गया। ऐसे भी अभी एक प्लस है और ये न्यूट्रल है, तो वहां एक प्लस ही रहेगा। इसके बाद एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी में ये मैकेनिज्म दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा आपसे ये स्टेरिफिकेशन ईस्टर कैसे बनता है। ऊपर R1 एक और दूसरा R2 नहीं आना चाहिए। हाँ R2 आना चाहिए, उसको कर लेंगे। यहाँ पे मैकेनिज्म दिया हुआ बच्चे है ना, सबसे पहले एसिड को प्रोटोनेट किया, ये बना, फिर अल्कोहल आया, और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर भी लिखा है। इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, कौन सा प्रोटॉन कहाँ गया, इन शॉर्ट ऐसे सोचो, ये निकल के ऐसा है, ये वाला H यहाँ ट्रांसफर हो लिया, तो इसके बाद क्या बन जाएगा इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद, बताओगे?
R1 OH OR2 OH2 प्लस। देखो ये वाला H उधर चला गया ना, तो प्लस यहाँ आ गया। बोलो आ रहा है समझ में? यस और नो? डीस्टेरिफिकेशन नहीं, स्टेरिफिकेशन। लास्ट क्लास में हम लोग डीस्टेरिफिकेशन पढ़ रहे थे। यहाँ पे लास्ट स्टेप में ना आप इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बना सकते हो और ये वाला पार्ट यहाँ ये निकल जाएगा। मतलब यहाँ H प्लस कैटलिस्ट क्यों है? फर्स्ट स्टेप में H प्लस आया, लास्ट स्टेप में चला भी गया। देखो क्या बन जाएगा इसके बाद, बताओ। R1 डबल बॉन्ड O R2, देख लो लिख दिया पूरा। सो मैं बताऊं डीस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है? डन? जल्दी जल्दी लिखिए। यहाँ पे ना तुम एसिड प्लस अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है और हीट वगैरह तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। मतलब प्रिपरेशन में आप एसिड लो, अल्कोहल लो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लो, है ना? डन? जल्दी जल्दी लिखिए। एसिड प्लस अल्कोहल। नाउ तो इसको एसिडिक अल्कोहल बोल सकते हैं। एसिड कैटलाइज रिएक्शन, लास्ट में H प्लस निकल भी रहा है। एसिड कैटाइज। देखो वाटर भी निकला, H प्लस भी निकला, तो पहला स्टेप में H प्लस आया भी था। शॉर्टकट में क्या याद रखना है, कौन सा ग्रुप से OH जाता है? एसिड से OH जाता है। बोलो सिंपली ये बात समझ में, एसिड से OH क्यों गया? मैकेनिज्म ही ऐसा है, तो ये शॉर्टकट याद रखना पड़ेगा। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पार्ट तो यही आ जाएगा कि डीस्टेरिफिकेशन कर लो। नहीं, पूरा रिएक्शन अगर देखोगे तो जैसा हमने काइनेटिक्स में पढ़ा था, वाटर और H प्लस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं इसको। इस केस में क्या करना है, एसिडिक मीडियम डीस्टेरिफिकेशन क्या बन जाएगा, R1COH प्लस R2OH। अब इसका मैकेनिज्म वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना ये O इसी के साथ जाएगा, शॉर्टकट याद रखो। ये वाला O R2 के साथ जाएगा, है ना? डीस्टेरिफिकेशन में शॉर्टकट क्या याद रखना है, कौन सा O किसके साथ जाएगा? बोलो। डीस्टेरिफिकेशन एसिडिक मीडियम भी होगा, बेसिक मीडियम भी होगा। बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम इरिवर्सिबल होगा, ठीक है? एसिडिक बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा बताओ? अगर ऐसा है और यहाँ पे NaOH ले लिया तो कंफर्म SN2TH जैसा होगा, OH माइनस यहाँ अटैक करके इसको निकाल देगा, है ना? लास्ट में एसिडिक वर्कअप नहीं कराओगे ना बच्चे, तो ये बनता है देखो, प्लस R2OH। बेसिक मीडियम में डायरेक्ट एसिड नहीं मिलता, इसी को लास्ट क्लास लिखा दिया था, दिस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, अगर याद होगा तो। दिस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, याद है? एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस
अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। लास्ट क्लास अगर नहीं लिखा है तो अभी लिख लो जल्दी से, ठीक है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड saponification. Alkaline hydrolysis of ester is called saponification. ठीक है। Alkaline hydrolysis of ester is called saponification. इसमें एक दो क्वेश्चन करें, अच्छे वाले क्वेश्चंस। एक शॉर्टकट क्या है लिखा है एसिडिक मीडियम में, क्या लिख दिया एक शॉर्टकट, इधर देखो CH3। अगर मान लो ऐसा है ईस्टर और ये 18 वाला है, इसको वाटर और H+ दिया, तो क्या याद रखना है, ये 18 वाला ऑप्शन किसके साथ जाएगा, बढ़िया। तो इधर से क्या बन गया एसिटिक एसिड, और इधर से क्या C2H5OH, 18 वाला ऑक्सीजन अल्कोहल के साथ गया, ये ध्यान में रख सकते हैं। बोलो डन। ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे इसमें देता हूं, मुझे ध्यान में नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन, लेकिन चलो ट्राई करते हैं उस क्वेश्चन का। अगर इस टाइप का ईस्टर है और इसको हम लोग H3O+ से पास करा रहे हैं, देखो ईस्टर में मैंने R ग्रुप को थोड़ा बल्कि लिया हुआ है, नॉर्मल यहाँ इथाइल लिया था, टर्ड ब्यूटाइल लिया है। अगर इसका डीस्टरिफिकेशन कराएंगे, ये ऑक्सीजन मान लो 18 वाला है, अब सोचना है कैसे ये आगे बढ़ेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है मुझे जहां तक याद आ रहा है, बोलो। देखो इस केस में क्या होता है, अगर ये वाला पार्ट अच्छा कार्बोकेटायन बना सकता है तो पता चलता है कि ये बॉन्ड टूट के 18 वाला इधर रह जाएगा, टर्सरी बना रहा है ना, तो ये बॉन्ड टूट के 18 वाला ऑक्सीजन इधर रह जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म के हिसाब से सोचो, सबसे पहले तो प्रोटोनेट होगा, डीस्टरिफिकेशन में भी क्या होता है, प्रोटोनेशन होगा। एक बार स्टेप समझते हैं कैसे आगे बढ़ा है। आंसर हमें पता है कि क्या होने वाला है। देखो नॉर्मल ईस्टर हो तो ईस्टर का जो ये वाला ऑक्सीजन है वो अल्कोहल के साथ जाता है, ये रट के रखोगे। नॉर्मल ईस्टर हो जिसमें R1 R2 कोई बल्कि नहीं है, R1 भी बल्कि नहीं है, R2 भी बल्कि नहीं है, नॉर्मल ईस्टर है, तो कौन किसके साथ जाता है, ये वाला ऑक्सीजन, ईस्टर का जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड CO वाला नहीं, ये वाला, वो ऑक्सीजन अल्कोहल के साथ जाता है। इस केस में शायद थोड़ा सा अलग चलता है रिएक्शन। कहाँ पे क्राउडेड है, अल्काइल वाला पार्ट मैंने क्राउडेड किया हुआ है, तो अभी डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं लिखते, सबसे पहले H+ आया, H+ चलो अभी भी यहीं भेजते हैं, क्या बन जाएगा, इसने H+ लिया, बोलो ऐसा, यहाँ प्लस आ गया, ये 18 वाला ऑक्सीजन है और यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, ऐसा ऐसा लिख दें। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। अब मान लो वाटर का लोन पेयर इस पे अटैक भी कर दिया, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, वाटर का लोन पेयर अगर इस पे अटैक भी कर दिया, गौर करना क्या बता रहे हैं, ठीक है। अभी कार्बन कार्बन उतना ज्यादा क्राउडेड नहीं है तो वाटर का लोन पेयर अटैक कर सकता है, इस पे दिक्कत नहीं है अभी भी। ऑल्दो क्राउडिंग होगा नो डाउट, इंटरमीडिएट बनेगा तो क्राउडिंग होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप भी है,
चार ग्रुप कौन कौन सा आएगा इस कार्बन पे? दो, एक OH आएगा, एक OH2 प्लस आएगा, एक मिथाइल और एक बड़ा सा ग्रुप आएगा। ये हो भी गया, मान लेते हैं ऐसा इंटरमीडिएट बन गया, समझना, ऐसा इंटरमीडिएट बन गया, गौर करना, सपोज ऐसा बन गया इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर जब होगा, है ना, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ से H को यहाँ भेज देना है। इसी के बाद स्टेप समझना, ये यहाँ से निकला और लोन पेयर ने उसको अपने पास बुला लिया, डिस्टरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। क्या बन गया? CH3OH OH, यहाँ पे आ गया प्लस, बोलो 18 वाले पे प्लस आ चुका है और यहाँ पे ऐसा ग्रुप है, बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब उल्टा होता है, ऑक्सोनियम आयन जब बना तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, मतलब इधर 3 OH आ जाएगा। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? 3 OH इधर आ जाएगा, उधर कार्बोकेटायन बन जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। तो इसके बाद क्या बताओ, इधर क्या हो गया? CH3OH OH, देखो 18 वाला यहाँ आ चुका है और इधर टर्सरी कार्बोकेटायन बन चुका है, बोलो टर्सरी कार्बोकेटायन वाटर से क्या ले सकता है? OH माइनस। टर्सरी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है ना, तो और यहाँ से अगर डी प्रोटोनेशन कर दिए, सॉरी डिहाइड्रेशन, तो फाइनली क्या बनने वाला है बताओ? इधर से एसिटिक एसिड तो बना, लेकिन 18 वाला ऑक्सीजन किसके पास है? एसिड के पास। नॉर्मल केस में क्या बोला? 18 वाला ऑक्सीजन किसके पास होगा? नॉर्मल क्वेश्चन में 18 वाला ऑक्सीजन अल्कोहल के पास होगा, जब ये दोनों सिंपल है। और इधर क्या बन रहा है बच्चे? टर्सरी अल्कोहल। वो वाला कार्बोकेटायन H+ और OH- ले लिया वाटर से। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अलग से लिख के रखना, कभी अगर तुम्हारा इंडेप्थ कांसेप्ट सीखने की कोशिश किया जाए। पता है कि SN1 मैकेनिज्म से चला गया, SN2 बोल सकते हो, बेटर है कि SN2 तो बोलो, लेकिन लास्ट में कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से हुआ। ठीक है। डिस्टरिफिकेशन अगर एसिडिक मीडियम में करते हो बच्चे, आपके एनसीईआरटी में एक ही मैकेनिज्म है, शॉर्टकट याद रखोगे हो जाएगा। मतलब O जो है A वाले R के साथ जाता है और इसके पास OH वाटर से आता है, एक ही मैकेनिज्म। R1 R2 सिंपल है, एनसीईआरटी एक ही मैकेनिज्म दिया है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमने इस ग्रुप को बहुत बल्की कर दिया, मतलब यहाँ जो R2 वाला जगह है ना, वहाँ पे अगर स्पेशली स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की फैसिलिटी होगी तो पता चला ये वाला ऑक्सीजन एसिड के साथ रहेगा। मेरे बात समझ लो, ये R2 वाला एक्सेप्शनली, मतलब फिर अगर वो C के साथ अगर बेंजाइल एलाइल टर्सरी एरोमेटिक टाइप, जो ईस्टर वाले ईथर में लिखा है, हाँ वो सब। ठीक है, बोलो। एज ए क्वेश्चन लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आ ही जाएगा, पहला वाला पार्ट नहीं भूलना है तुम्हें। ओके, एक क्वेश्चन और इसमें, इस पार्ट को मैं छोटा रखता हूं, इधर बल्कि कर देते हैं। ये लिख लिया ना सबने? डिस्टरिफिकेशन करा रहे हैं, बट क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहे हो देखो, इधर वाले पार्ट को थोड़ा बल्कि कर देते हैं, टर्सरी 18 और इधर मिथाइल। अब सोचना है क्या प्रोडक्ट होगा? नॉर्मल वाला नॉर्मल प्रोडक्ट होगा, मतलब ये 18 वाला जो ऑक्सीजन है वो इस मिथाइल के साथ होगा या एसिड के साथ होगा, बस यही डिसाइड है। चलो स्टेप समझते हैं। सबसे पहले H+ तो आएगा ही, इसको आने से कोई नहीं रोक रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। बोलो, पता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनने में दिक्कत आती है यहाँ पे। यहाँ अगर ऐसा बन गया बच्चे, ऐसा बन गया, प्रोटोनेट हो गया। अब यहाँ पे OH- यहाँ वाटर का यहाँ अटैक बहुत लेस प्रोबेबल है, वाटर जल्दी यहाँ नहीं आ पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? आपस में अगर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये ऑक्सीजन अगर थोड़ा प्रोटोनेट हो जा रहा है, इन शॉर्ट मुझे सही से मैकेनिज्म नहीं पता, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ अभी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसमें ये होता है कि वाटर
है ना। और अगर ये NaOH एक्वस NaOH वगैरह से यूज किया तो कंफर्म ये इस पे अटैक करके ये इसके साथ हो जाएगा SN2 के थ्रू। मतलब इसके बाद चूंकि यहाँ इतना ज्यादा क्राउडिंग है कार्बोनिल कार्बन पे, तो वाटर का लोन पेयर इस पे आया ही नहीं। इसमें ना मुझे जहां तक याद है रिएजेंट आपको क्या लेना चाहिए, NaOH। प्रोटोनेट करने के बाद अगर NaOH लेते हो तो ज्यादा सही रहेगा। एक बार अगर आपने प्रोटोनेट कर दिया उसके बाद NaOH ले लो, क्या बन जाएगा फिर? OH माइनस कहाँ जाएगा बताओ? OH माइनस को यहाँ आने में क्राउडिंग फील होगी, तो ये पूरा लिविंग ग्रुप बन जाएगा ये वाला पार्ट, और ये यहाँ अटैक कर जाएगा। तो ये भी एक केस है जिसमें ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ रहेगा बोलो? हाँ सभी बोलो। एसिड वाले के साथ। अरे समझ रहे हो? 18 वाला इधर और CH3OH ऐसे बना दो। दो केसेस है, R1 बल्कि हो या R2 बल्कि हो, दोनों केस में जो ये 18 वाला ऑक्सीजन है वो एसिड के साथ रहता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है ये मैकेनिज्म SN2TH रहा ही नहीं, प्रोटोनेट होने के बाद ये OH माइनस यहाँ आ नहीं पा रहा है क्राउडिंग की वजह से। लेकिन बताओ ये OH माइनस इस पे तो अटैक कर सकता है ना, इस पूरे को लिविंग ग्रुप बना देंगे। क्लियर है? इस पूरे को लिविंग ग्रुप बना देंगे। बस एक क्वेश्चन की तरह ले लो, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। उसी वो तरफ नहीं करना था, उसमें डाउट है। बोल लो। उसमें हमने जो OH निकाला वो O18 वाला भी तो H निकल सकता है। अब 3 OH थे। हाँ हाँ नहीं, जनरली वो 18 वाला O और कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जैसे CH और CD बॉन्ड में CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना, उसी तरह से। यहाँ तक समझ गए डिस्टरिफिकेशन? देखो ईस्टर के 2-3 और रिएक्शन होंगे बट वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो कोई ईस्टर है और इसको अमोनिया से रिएक्शन करा दिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी अमोनिया से, तो फोर्सफुली क्या होना है, ये इस पर अटैक करके निकल जाएगा, एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमाइड एंड अल्कोहल। एमाइड एंड अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन समझ में आ रहा है? जैसे आपको याद होगा एसिड डेरिवेटिव से, एसिड डेरिवेटिव को जब कल एसाइलेशन वगैरह पढ़ाया था ना, याद करो, बेंजोइलेशन याद है ना, स्कॉटन बोमेन रिएक्शन ऐसे करके लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, सिर्फ बेंजोइनेशन लिखा हुआ है, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा है ना। इसका मतलब मैकेनिज्म शॉर्टकट क्या होने वाला है ऐसा कि NH2 ऐसा और H ऐसा, ये इसके साथ हो लिया, ये इसके साथ हो लिया ऐसा, क्योंकि ये जो अमोनिया उसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। डिस्टरिफिकेशन समझ में आ रहा है जी? बोलो ठीक है। सर डिस्टरिफिकेशन अभी जो आप पढ़ा रहे हो है कि मतलब अभी एस्टरिफिकेशन चल रहा है? नहीं, इससे पहले जो ईस्टर को एसिडिक मीडियम में एसिड प्लस अल्कोहल चेंज किया वही डिस्टरिफिकेशन है। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड डिस्टरिफिकेशन। एसिड प्लस अल्कोहल से ईस्टर बनना स्टेरिफिकेशन, वो प्रिपरेशन में आता है ना। वो किस में आता है बच्चे? प्रिपरेशन में। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? देखो एनहाइड्राइड एमाइड का ज्यादा रिएक्शन नहीं है प्रिपरेशन को लेके, ईस्टर और एसिड हैलाइड थोड़ा अच्छे से करना चाहिए आपको, ठीक है। एमाइड का तो और कम रिएक्शन है। डन। 2-3 क्वेश्चन और इसमें करने वाले हैं हम लोग। ये बताओ, एक कंपाउंड है
इसका नाम कॉमन नेम बता सकते हो इसका? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और OH है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्या बोलना चाहिए इसका नाम? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसको Salicylic acid. हाँ वेरी गुड, इसका नाम एक और नाम क्या है? सैलिसिलिक है ना, लिख लो। इंट्रामोलेकुलर हाँ, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड पहले नहीं होता है, जब H+ निकल जाता है फिर होता है ना। इसका नाम लिख लेना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका एक और नाम क्या है ना, सैलिसाइलिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी सैलिसाइलिक एसिड कॉमन नेम है। क्वेश्चन क्या है? बताता हूँ अभी। इसको एस्पिरिन में बदलूं। हाँ, एस्पिरिन। अगर आपने इसको रिएक्शन करा दिया एसिड हैलाइड से, या इसको रिएक्शन करा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड से, या एसिटिक एसिड से, क्या बनने वाला है? सबसे पहला बात तो देखो, ये सारे पार्ट एसिड है, एक तरह से एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, ये सारे पार्ट OH से रिएक्ट करेगा। ये कहीं ना कहीं एसिड है ना, तो ये पार्ट इससे रिएक्ट करेगा, ये दोनों में रिएक्शन होगी, इन दोनों में रिएक्शन होगा। कहीं ना कहीं ये सारा स्टेरिफिकेशन है। ये सारे रिएक्शन क्या है बच्चे? स्टेरिफिकेशन है। कैसा रिएक्शन होगा बताओ? देखो शॉर्टकट समझो, ये वाला लोन पेयर इस पे अटैक करके यहां से Cl यहां से H हटा देगा, क्या बन जाएगा पहला प्रोडक्ट? यहां तो COH रहेगा ही, इधर क्या हो गया? एसाइल ग्रुप लग गया। देखो तो सिमिलरली यहां पर भी यही होने वाला है। इधर देखो लिखने से पहले ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, इस पे, यहां से एसिटेट आयन निकला और ये H+ निकल गया, क्या बन गया? अभी भी यही बना। सोचो, ये लोन पेयर इस लोन पेयर को यहां पे अटैक करा है बच्चे, स्टेरिफिकेशन जैसी बात है। एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बनता था, तो अल्कोहल प्लस एसिड हैलाइड भी एस्टर बनेगा, अल्कोहल प्लस एनहाइड्राइड भी एस्टर बनेगा, और अल्कोहल प्लस एसिड भी एस्टर बनेगा। इसको या तो इस पर अटैक करा दो, या फिर इसी लोन पेयर को यहां अटैक करा दो। एसिडिफिकेशन का भी मैकेनिज्म देखा ना, एसिड प्लस अल्कोहल, तीनों जगह पे क्या बनना है? ठीक है, और यही कंपाउंड का नाम है एस्पिरिन, है ना। दिस इज कॉल्ड एस्पिरिन। इसका कॉमन नेम लिख देना एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। देखो ये एसिटाइल ग्रुप हो गया, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, समझ में आया? अच्छा ये वाला ना, ये उसका कॉमन नेम है कि वो उसका? दोनों ही कॉमन नेम है, एक तरह से बोल दो तो। एस्पिरिन ज्यादा फेमस नेम है, मेडिकल नेम है। हाँ बिल्कुल। और ये ना कहाँ पे दिया मैं बताऊं? अल्कोहल चैप्टर में दिया हुआ है। ये यहाँ नहीं मिलेगा आपको, ये वाला पार्ट अल्कोहल चैप्टर में मिलेगा। मैं बताऊं, स्टेरिफिकेशन 2 जगह पे पढ़ना है आपको, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ना है, और एक अल्कोहल में भी स्टेरिफिकेशन करके टॉपिक है अल्कोहल चैप्टर में। लिखा है अल्कोहल एंड फेनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से सुन जो बोल रहा हूँ, अल्कोहल फेनॉल्स, अल्कोहल और फेनॉल दोनों अल्कोहल ही है, अल्कोहल एंड फेनॉल दोनों अल्कोहल ही है। रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, तीनों बात लिखा है। बोल रहा है अल्कोहल एसिड हैलाइड से रिएक्ट करेगा, एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा, और खुद एसिड से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ईस्टर। ये कहाँ पे लिखा है? अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर में एक टॉपिक है स्टेरिफिकेशन, वहां लिखा है। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे ये रिएक्शंस भी लिखे हुए, कुछ कुछ एसिडिक मीडियम में, कुछ कुछ बेसिक मीडियम में। पता है पहला वाला पार्ट में यहाँ पिरिडीन ले लो तो जल्दी हो जाएगा। क्यों? पिरिडीन के प्रेजेंस में जल्दी हो गया। ये पिरिडीन इस H+ को निकाला, या नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव जल्दी अटैक कर लेगा ऐसे। बाकी ये दोनों एसिडिक मीडियम में हो जाता है, एनसीईआरटी में मीडियम भी लिखा हुआ है। अच्छा एस्पिरिन के बारे में क्या लिखा है बच्चे? एस्पिरिन पोजेस
एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी, मतलब फीवर भी कम कर रहा है, पेन भी कम कर रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है बॉडी में, है ना। अगर ऐसा बोला जाता है किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और मान लो एस्पिरिन है तो फटाफट उसको 2-4 एस्पिरिन दे दो, शायद हाँ पता चला हॉस्पिटल तक जाने का टाइम है, समझ गया ना, क्योंकि ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है। पेन किलर कैसे है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड फ्लो बढ़ा दिया तो पेन थोड़ा कम हो गया। अरे कोई भी पार्ट में कैसे पेन होता है, नर्व रिसेप्टर्स की वजह से। मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मान लो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है बॉडी में तो नहीं होगा पेन ज्यादा, ऐसे वाली बात है। ज्यादा पेन होगा ना। तुम लोग बायो पढ़ता है, तुम लोग देखो। बस मुझे पता है ये कि ये पेन किलर भी है, टेम्परेचर भी कम करता है। क्या मैं गलत बोल दिया? नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया। मैंने सही बोला ना? अरे मान ले तूने वर्कआउट वगैरह करा, पेन हो रहा है तो वो कैसे कम हो सकता है? पेन किलर से कम होता है कि नहीं? कैसे कम हो जाता है पेन किलर से? क्योंकि वो नर्व एंडिंग्स उधर की ब्लॉक कर देता है। हाँ क्या? जहाँ तक हार्ट अटैक का देखो जो लिखा हुआ है, तुम लोग ये वर्ड बताओ, एस्पिरिन पोजेज एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक मतलब एंड सेडेटिव, एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी। एनाल्जेसिक मतलब सेडेटिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब वो ब्लड फ्लो को कम करेगा, और एंटीपायरेटिक मतलब फीवर कम करेगा। वो तो समझ में आ रहा है, और एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, ये सब भी हो जाता है ना बहुत कुछ। ये मिरेकल दवाई तो नहीं है सर, जिससे सब हो रहा है। 3 वर्ड तो एनसाइड लिखा है। मैं एंटीबायोटिक नहीं बोल रहा हूँ, एंटीसेप्टिक भी नहीं बोल रहा हूँ, 3 वर्ड तो बोल ही रहे हैं। खैर इस पे वेरिफिकेशन कर लेना कि एस्पिरिन, मुझे लगता है डॉक्टर भी शायद बोलते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। एस्पिरिन तो दवाई है ही। नहीं उसमें भी जैसे हार्ट अटैक अगर माइल्ड सा हो रहा है कुछ ऐसा तो एस्पिरिन देने से। हाँ एस्पिरिन देते, 2-4 एस्पिरिन तो नहीं देते हैं साथ में, तो वो जरा। चलो ठीक है, जितना मन है उतना दे दो, आगे डॉक्टर बन जाओ फिर डिसाइड करो। क्योंकि यूजुअली तो ये सर दर्द के लिए यूज होता है, सर दर्द कम करने के लिए मोस्ट कॉमन यूज का वही है। सर दर्द क्यों होता है? कि ब्लड फ्लो नहीं होता है वो सर में बहुत अच्छा, तो वो भी रीजन होता है एक सर दर्द का। अरे ये मना कर रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला सर, बोला नई चीज है। ओके ठीक है, ये लिख लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और ये क्वेश्चन आ भी रहा है बोर्ड एग्जाम में। ये कोई भी एग्जाम में मान के चलो ये आ रहा है कि सैलिसाइलिक एसिड से एस्पिरिन बनाओ, उसका नाम लिखो। एस्पिरिन का कॉमन नेम क्या है? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड मत बोलो, सैलिसाइलेट बोलो, क्योंकि ईस्टर बन चुका है ना, या सैलिसाइलिक एसिड ही बोलना चाहिए। हाँ ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड ही लिखा हुआ है, ठीक है। एसिड तो है ना, रिटेन है ना एसिड, ठीक है। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड चलेगा, ये लिख लिया। अब बताओ इसी कंपाउंड को अगर मिथेनॉल से रिएक्शन कराए तो क्या होगा? अभी बताओ, चलो जल्दी, अगर मिथेनॉल से रिएक्शन कराए तो क्या होगा एसिडिक मीडियम में? अब देखो यहाँ पे एसिड और अल्कोहल दोनों ग्रुप है, क्या अल्कोहल से रिएक्ट करेगा या एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा? तो ये भी स्टेरिफिकेशन है, ये और ये दोनों रिएक्ट कराओ। पता है यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दो, शॉर्टकट याद है? यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दो, क्या बन जाएगा? देखो यहाँ OH रिटेन करेगा, बोलो यस नो, है ना। ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, मिथाइल सैलिसाइलेट। मिथाइल, अब सैलिसाइलिक एसिड नहीं, एस्टरिफिकेशन हुआ है, क्या नाम है इसका? मिथाइल सैलिसाइलेट। इसको ना कॉमन नेम में बोला जाता है, ये थोड़ा सा स्मेल लाइक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। सर विंटर ग्रीन क्या? विंटर ग्रीन नहीं जानते? वो 2 बार पढ़ लिया। आयोडेक्स का स्मेल समझते? हाँ। वैसा ही स्मेल है इसका।
वो 2 बार पढ़ लिया और 2 बार सेम ही जगह पे रखी मैं विंटर ग्रीन। अरे जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, विंटर ग्रीन एक ऑयल है ना, सिंपल, और आयोडेक्स जैसा उसका स्मेल होता है। और सुन के वही लगता है। इसमें लिख लेना स्मेल लाइक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसमें ना जनरली ये दिया रह सकता है या फिर ऐसा भी लिखा मिथेनॉल H2SO4 एंड हीट, ऐसा भी लिखा रह सकता है। अरे स्टेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए? ओए बात नहीं, स्टेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए? H2SO4 एंड हीट चाहिए, तो ये ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसी को अगर आपने रिएक्शन कराया फेनॉल एंड H2SO4 एंड हीट, तब क्या होने वाला है बताओ? कहां पे ये जुड़ेगा फेनॉल? ऊपर अभी भी क्या OH दोनों जुड़ेगा या अभी भी एसिड के पास जाएगा वो? बोलो, अभी भी एसिड के पास जाएगा, यस नो? फिनाइल सैलिसिलेट बनेगा। फिनाइल सैलिसाइलेट बनेगा और ये एंटीसेप्टिक होता है ये एंटीसेप्टिक होता है ना? वो जो लाइजोल वगैरह यूज करते हैं, है। अरे सही बता रहा हूँ, उसमें एक कंपोनेंट होता है। बाथरूम क्लीनर है फ्लोर क्लीनर में क्या यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक में तो एंटीसेप्टिक वो एंटीसेप्टिक नहीं होता, वो डिसइंफेक्टेंट होता है, वो डेटॉल डेटॉल सैंपल, ये चलेगा। एंटीसेप्टिक मतलब जो लिखो लिखो लिखो। जो स्किन कट जाती है और उसके ऊपर लगाते हैं वो एंटीसेप्टिक। लाइजोल यार इसे बाथरूम की जरूरत है। ठीक है, माय मिस्टेक। मैं ये बोल रहा हूँ एंटीसेप्टिक है ये, और डिटॉल वगैरह तो बोल सकते हैं ना? ठीक है, उसका मेन कंपोनेंट है, चलेगा। यस। डिटॉल से क्या फर्श साफ नहीं करते क्या कभी? वो अलग नहीं होता। सर डेटॉल से फर्स्ट साफ कर सकते हैं, लाइजोल से इंसान तो डेटॉल से तो नहा भी सकते हैं। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में क्या अंतर है, मैं ये जानना चाहता हूँ। डिसइंफेक्टेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है एंटीसेप्टिक से बेसिक। पर्पस वही है ना, बैक्टीरिया वगैरह मारना। सर बट अगर आप डिसइंफेक्टेंट इंसान की शक्ल पे डाल दोगे तो इंसान ही खत्म हो जाएगा। ये बात तो ये बात तो है। क्या लिखा? फेनाइल अच्छा ठीक है, एंटीसेप्टिक तो लिख के रखो कम से कम। हम लिख दिया। हाँ, अभी ना मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, एक बार लाइजोल में क्या क्या कंपोनेंट है देखो तो। मैं देखती हूँ सर। जल्दी जल्दी। क्योंकि सेप्टिक क्यों बोलते हैं? सेप्टिक। ठीक है ठीक है। हाँ, तुम क्या बोल रहा था, फिर से बोल एक बार। एंटीसेप्टिक और सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन होता है। सेप्सिस, सेप्सिस हाँ, इन्फेक्शन इन ब्लड। ब्लड, उसको रोकने के लिए एंटीसेप्टिक। हाँ, एंटीसेप्टिक फिर। ओके, और डिसइंफेक्टेंट मतलब जनरल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए अपना फिनाइल सैलिसिलेट। मतलब ब्लड में अगर इन्फेक्शन है तो डिसइंफेक्टेंट नहीं लगा सर सकते। डिसइंफेक्टेंट तो ह्यूमंस पे वैसे भी नहीं लगा सकता कभी। तो वो सनस्क्रीन में होता है। सनस्क्रीन में होता है सर। फिनाइल ये हाँ, हाँ। परफ्यूम्स, सनस्क्रीन। ईस्टर्स तो परफ्यूम में रहता ही है, उसमें तो हाँ। डाउट ही नहीं है, हाँ। फ्रूटी स्मेल है। इंटरनल एंटीसेप्टिक। हाँ, माइल्ड पेन रिलीवर मतलब भी एनाल्जेसिक भी है। एनाल्जेसिक भी है। अच्छा, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें पाया जाए, जैसे डेटॉल वगैरह में हाँ, पाया जाता है सर्च क्या? करके देख। वैक्स में। वैक्सेस में है। किसमें? वैक्स। अरे, सर्च करना। हाँ, फिनाइल सैलिसिलेट। It is not even found in Dettol. Dettol में उसके तरह की चीजें पाई जाती हैं, ये नहीं पाया जाता। चलो कोई नहीं, इसमें क्या लिख लेना? एंटीसेप्टिक। अरे प्रोडक्ट ठीक है। प्रोडक्ट हाँ हाँ, फाउंड इन बिस्कुट। नहीं नहीं बताया ना, नहीं है ना, सनस्क्रीन में होता है। ये किसने बोला सनस्क्रीन में होता है? गूगल गूगल। में ठीक है, चलो कोई नहीं।